हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय, आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर एट एग्जाम बट आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे CUT PG 2023 का प्रिपरेशन करा रहे हैं और हमारा जो प्रिपरेशन का सब्जेक्ट है दैट इज सोशियोलॉजी एंड इसका कोड है PGQP15। तो वेलकम टू एग्जाम बट। और हम जैसा कि बताया है कि हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं सोशल रिसर्च पे, जिसमें मैंने आपके साथ की टर्म्स पे डिस्कशन किया था। मैं एक बार बता देता हूं मैं किस किस चीज़ पे डिस्कशन कर चुका हूं। मैंने आपको सबसे पहले सोशल रिसर्च की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इसको बताया था। देन आई डिस्कस्ड अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, इन विच आई टॉक्ड अबाउट दिस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट इट इज बॉडी ऑफ नॉलेज। इस चीज को आपको याद रखना, प्लीज कीप इट इन माइंड। And I also talked about what is ontology. It is nothing but it is whole knowledge. Then I talked about methodology. What is methodology? It is process of social research, the whole process of social research. Then I talked about methods. Methods are nothing but these are the base of data collection. How you are going to collect your data for your social research, and after collecting the data, how you analyzing and how you are performing a theory. That all will be covered under methodology. And sociology has its own methodology. That's why sociology is a science. I talked it all earlier in my previous lectures. यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। Then I also talked about inductivism and deductivism. इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिविज्म क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं इसको बार बार इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि ये टर्म्स है जो ये आपके माइंड में बैठ जाए। इनका माइंड में बैठना बहुत जरूरी है। यदि ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको आगे सोशल रिसर्च को समझने में, या स्पेशली किसी थिंकर उसकी किस तरह से पैटर्न्स है, पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा और प्रेजेंटिंग हिज थ्योरी क्या था, वो समझ में नहीं आएगा। तो इन टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद मैं आपको हार्मेन्यूटिक्स बताऊंगा, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, तो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इन टर्म्स को जानते होंगे, इनके बारे में जानते होंगे। तो वो टर्म्स आप समझने के लिए इन टर्म्स को पहले अच्छे से जानिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। इन दोनों के बारे में बताया था मैंने आपको, फ्रांसिस बेकन के बारे में बताया था। देन आई टॉक्ड अबाउट डेविड ह्यूम एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डेस्कार्टिस। इन सब के बारे में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया था। इसके साथ ही मैंने आपको फैक्ट्स एंड वैल्यूज बताया था, इसको अच्छे से इंटरप्रेट किया था। आज थोड़ा इसको और डिस्क्रिप्टिवली मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, नेचुरल साइंस में यूज किए जाते हैं। देन मैंने वैल्यूज में बताया था कि वैल्यूज आपकी क्वालिटेटिव है। और इसके साथ मैंने बताया था कि इनका सोशल साइंस में, सोशल साइंसेस में यूज होता है। सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, या ये कहे कि सब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड होते हैं हमारी वैल्यूज। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको आज इंक्लूड करा देता हूं ताकि आपको इन दोनों को बड़े आसानी से आप समझ पाए। इसको मैं शॉर्ट में, इसको ठीक है, लेट मी रफ इट अगेन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, और यदि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसको बेझिझक पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, अपनी ईमेल से भी रिप्लाई कर दूंगा। मैं भी देखता हूं कि कोई कमेंट आया हो तो मैं अपनी ईमेल से भी आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद जो भी यदि एग्जाम क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो एग्जाम बट के जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है वो आपको उसकी क्वेरी को सॉल्व आउट करेगा। तो मैं यदि वैल्यूज की बात करूं तो मैंने बताया था कि वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी सब्जेक्टिव है। अभी सब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी फिनोमेना यदि सब्जेक्टिव है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिए, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ओपन टू इंटरप्रिटेशन इट मींस कोई ए आएगा, वो अपने विजन ऑफ एंगल ऑफ विजन से देख के आपको बताएगा नहीं भाई ये चीज कोई ऐसी है। बी आएगा, वो कहेगा नहीं ये चीज ऐसी है। तो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मैन टू मैन वेरी करेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट फैक्ट्स, if I talk about objective knowledge, if I talk about objective knowledge, facts, then it is closed, it is closed for variation, किसी भी तरह के वेरिएशन, या closed for man interpretation।
ये इंटरप्रिटेशन के लिए बंद है, इसका एक मतलब है, एक फैक्ट है, क्वांटिटेटिव है, वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटरप्रेट करना होगा। तो इतना सिंपल सा डिफरेंस है किसमें, ऑब्जेक्टिव नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज। ये रियलिटी के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि कोई रियलिटी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है या सब्जेक्टिव बेस्ड है, उसको उसकी तरह अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो में अब मैं आगे की बात को रखता हूं। अब जो की टर्म्स थे उनको मोस्टली हम लोग कर चुके हैं, इसके अलावा और जो टर्म्स बचे हुए हैं, अभी भी 3-4 टर्म्स और बचे हुए हैं, उसको हम लोग अपनी लाइव क्लासेस में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इनको भी दोबारा से समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। फ्रेंड्स, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी, आखिरकार जो सोशल रिसर्च हम करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले हम लोग इंपोर्टेंस कर चुके हैं, उसी का एक भाग है सिग्निफिकेंस क्या होता है, किस तरह से इनको समझा जाए। तो टू डिस्टिंग्विश सोशियोलॉजिकल वर्क फ्रॉम ले पर्सन नॉलेज, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ले पर्सन का जो होता है क्या होता है, दैट इज कॉमन सेंस। हमारा कोई सोसाइटी है, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, जैसा कि एरिस्टोटल ने बताया कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम लोग बिना सोसाइटी के रह ही नहीं सकते, हम लोग सोशल एनिमल है, हम लोगों को सोसाइटी में रहना ही है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी में रहते हुए एक हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट इट लेटर ऑन। बट उससे पहले जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी के जो प्रिवेलिंग्स हैं, रोल्स होते हैं, स्टेटस हो, या उस सोसाइटी के प्रिवेलिंग इवेंट्स हो, मूवमेंट्स हो, या वहाँ पे हम कहें कि कोई सेरेमनी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा सब कुछ डिफाइंड होता है, या यूं कहिए सोशलाइजेशन के थ्रू हमें उस पर्टिकुलर सोसाइटी में सिखाया जाता है। तो उसके आधार पे हमारी सोसाइटी में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, सोसाइटी को जानने की, सोसाइटी को इंटरप्रेट करने की, क्योंकि सोसाइटी सब्जेक्टिव, इफ इट इज सब्जेक्टिव देन इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन फॉर एवरीवन। यदि इंटरप्रिटेशन के लिए खुली हुई है तो आप इस पे अपना व्यू रखेंगे, जिसे बोलते हैं ना पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो सोसाइटी के प्रति होता है दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो वही जो ले पर्सन का नॉलेज है सोसाइटी के प्रति, दैट इज कवर्ड अंडर कॉमन सेंस। तो सोसाइटी को हमें कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। बट sociology is there, social research is there that distinguish your knowledge. If you are having the knowledge of social research, if you are having the knowledge that is science based, that is scientifically acknowledged, if you are having such type of knowledge in sociology, then it definitely distinguish your knowledge from the lay person knowledge, that is common sense. तो आपका जो knowledge है वो common sense से अलग होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ यदि हम बात करें तो ये लेजिटिमेसी एंड वाइडर एक्सेप्टेंस, जो सोशल रिसर्च के थ्रू हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, या जो डेटा प्राप्त किया, कोई फैक्ट प्राप्त किया है, कोई वैल्यू प्राप्त की है, या इसके साथ मैं बात करूं कि कोई थ्योरी बनाई है, तो वो वाइडर एक्सेप्टेंस होगा और उसका लेजिटिमेट होगा। इट मीन्स लेजिटिमेसी मतलब फॉर्मल वे। लेजिटिमेसी की जब भी मैं बात करूं तो आप समझिए कि फॉर्मल, व्हाट फॉर्मल। लेजिटिमेसी का मतलब होता है समथिंग, एनी फिनोमेना, या समथिंग या एनी फिनोमेना दैट इज एक्सेप्टेड बाय द लॉ, लॉ ऑफ लैंड। कोई पर्टिकुलर जो लैंड है, स्टेट है, उसका एक पर्टिकुलर लैंड का एक लॉ होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको सारी सोसाइटी एक्सेप्टेंस देती है। सारी सोसाइटी मानती है कि हमारे जो ये रूल्स हैं, ये पर्टिकुलर नोशंस हैं, पर्टिकुलर रेगुलेशंस हैं, वो हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए सर्वोच्च है या सर्वमान्य है, एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं वैल्यूज, उन्हीं लॉज के द्वारा यदि हमारी कोई रिसर्च हुई है, कोई थियरी हमने सोशल रिसर्च के थ्रू प्राप्त की है, तो उसको लेजिटिमेसी दी जाती है या एक्सेप्ट किया जाता है। जो लॉ ऑफ लैंड है उसके द्वारा उस सोशल रिसर्च को, उस हमारी थियरी को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको माना जाता है कि हाँ, जैसे सपोज करिए कि आपको कहीं पे
कहीं पे आपको स्पेशली कहीं पे स्टडी करना है और आपने वो स्टडी की, उसके बाद आपको पता चला कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो साइंटिफिक वे में है, आपने रिसर्च करके रख दी, आपका पेपर थीसिस बन चुका है, थीसिस पब्लिश हो गई है, अब वो एक नॉलेज बन गया है। इन फ्यूचर उस सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर जगह पे गवर्नमेंट को अपना कोई वर्क करना है, स्पेशली सपोज करिए कि वहाँ पे डैम बनाना है, क्योंकि वहाँ से नदी है तो वहाँ पे डैम बनाना है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करना है, तो उनकी क्या सोच है, कैसे वो लोग वर्क करते हैं, वो लोग हमें ज़मीन देंगे कि नहीं देंगे। अब ऑल्दो आप लोग उस पर स्टडी कर चुके हैं, तो जो सरकार होगी, जो सरकार के लोग होंगे, या यूँ कहिए कि जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, उनका जो एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट किस चीज़ का होता है कि वो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट लाए कि वास्तव में यहाँ डैम बनना किस तरह की परेशानी आएगी डैम बनाने में, या किस तरह से हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लोगों के द्वारा, किस तरह से बाइकआउट किया जाएगा। उन सबको जानने के लिए यदि तुमने पहले से स्टडी की है तो उस स्टडी को प्रीफर करेंगे वो लोग, और समझेंगे कि वास्तव में यहाँ का क्या एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट इन द सेंस कि व्हाट इज द टेम्पर ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो उससे उन लोगों को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो वो क्यों संभव हो पाया है, क्योंकि तुमने उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहले से ही काम कर लिया था और वो काम आज तुम्हारा काम आया। और वो लोग जो लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं वो तुम्हारी स्टडी क्यों माने, क्योंकि तुमने उस पर वर्क किया है, साइंटिफिकली सोशल रिसर्च की है, विदाउट एनी बायसनेस। मैं जब बेवर को बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्या वैल्यू होती है, क्या वैल्यू रिलीवेंस होता है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वो सब कुछ बताऊंगा आपको लेटर ऑन। तो फ्रेंड्स, सोशल रिसर्च के थ्रू ही आपकी जो सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू ही आपके वर्क को लेजिटिमेसी मिलती है और वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए सोशल रिसर्च जरूरी है। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें आपको बताता हूं, इसको रब कर देता हूं फर्स्टली सो दैट आई कैन राइट हियर। ओके फ्रेंड्स, सोशल रिसर्च नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी जरूरी है। हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको एक अलग पॉइंट बनाना भी बहुत जरूरी है। ये नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी जरूरी है। हमें दूर दराज की सोसाइटी, समाज, उसके बारे में पता चलता है। जैसा कि मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, हमें अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जिनके बारे में नॉलेज पता चलता है। कल्चर प्रमोशन के लिए, वैल्यूज प्रमोशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोसलाइजेशन, सॉरी हाँ वो अलग कंसेप्ट मैकम मेरिट का है, माफ कीजिए। ग्लोबलाइजेशन हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन हुआ या मॉडर्नाइजेशन हुआ, इन सब के लिए सोशल रिसर्च का होना जरूरी है या सोशल रिसर्च को करना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से बेसिकली हम लोग अपना सोशल रिसर्च का जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक बेस बताया है, एक ग्राउंड बताया कि किस तरह से, ताकि आपको वहाँ तक जो हमारी अब वास्तव में सोशल रिसर्च की बिल्डिंग बनने वाली है उसके लिए मैं तैयार कर रहा था। अब यहाँ से हम लोग सोशल रिसर्च स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सोशल रिसर्च को समझने से पहले वास्तव में सोशल रिसर्च जो साइंटिस्ट कर रहे थे, जो थिंकर्स कर रहे थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे या उनका क्या पर्सपेक्टिव था, या वो किस तरह से सोशल रिसर्च को, किस टाइप की पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की, किस पर्टिकुलर थियरी को सोशल रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें दो स्कूलों का नाम आता है जिन्हें हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ सोशल रिसर्च। फर्स्ट है पॉजिटिविस्टिक स्कूल और हर्मेन्यूटिक स्कूल। इसका एल गायब है ना? ओके, तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल एंड हर्मेन्यूटिक स्कूल। पॉजिटिविस्टिक स्कूल जो है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म, इसको मैं जब अगस्त कॉम को पढ़ाऊंगा आपको तो इसको डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल वे बता देता हूं। पॉजिटिविज्म वाज देयर टू ट्राई टू मेक सोशल लॉज। अगस्त कॉम्ट हुए, जो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने जब सोसाइटी का केओस देखा तो उन्होंने कहा जिस तरह से नेचुरल साइंस को नेचुरल लॉज चलाते हैं, या नेचुरल लॉज आर देयर टू रूल द नेचुरल साइंसेस, उसी तरह से सोसाइटी को भी रूल करने के लिए सोशल लॉज होने चाहिए, और सोशल लॉज के थ्रू ही
हम सारी सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बट वो ये भूल गए थे कि सोसाइटी को हम उन यार्डस्टिक्स पे नहीं तैयार कर सकते जिन यार्डस्टिक्स पे नेचुरल साइंसेस को किया जाता है। बिकॉज एक तरफ हम बताते हैं कि कुछ थिंकर्स या मोस्टली थिंकर्स हैं जो सोशियोलॉजी को एज अ साइंस दिखा रहे हैं, बट उसी समय कई ऐसे लूप होल्स भी आएंगे जो डिसाइड करेंगे कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। जब मैं इस डिबेट को आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बड़े डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा कि एक आपको बताता हूं कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस बिकॉज इट हैज नॉट अ मोर वैलिडिटी। वैलिडिटी है, वैलिडिटी नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए एक पर्टिकुलर रिसर्च वैलिड हो सकती है, बट वही रिसर्च आपकी दूसरी सोसाइटी पे उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वहां पे वो वैलिड नहीं होगी। तो इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं है, इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल साइंस। न्यूटन के लॉ है, उसका जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। आप इंडिया में बैठे यहां लगाइए एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यहां भी होगा। आप उसको यूएसए जाके लगाइए एफ इक्वल टू एम इंटू ए, वही आएगा आंसर। बट सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं है। तो सेम साइंस क्या है? जो यूनिवर्सल है, बट सोशल साइंस इज नॉट यूनिवर्सल, ये पर्टिकुलर है। तो इसीलिए जो पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है वो क्या होगी, एक तरह से रिफ्यूट हो जाएगी। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल जो था उसने क्या कहा कि हम अगस्ट कॉम्ट स्पेशली उन्होंने कहा कि हम सोशल लॉज बनाएंगे, सोशल लॉज के थ्रू ही पूरी सोसाइटी को गवर्न किया जा सकता है, सभी सोसाइटियों को गवर्न किया जा सकता है। और स्पेशली सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट कर रहा है उसका हम स्टडी करेंगे। कौन से बेसिस पे? क्वांटिटेटिव, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ही इज सेइंग दैट यू नीड टू स्टडी द सोसाइटी ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। जिस तरह से नेचुरल लॉज है उसी तरह से सोशल लॉज भी हम क्रिएट करेंगे। वी कैन बिल्ड अप सोशल लॉज एज natural laws are existing and are existing in the society or existing in the science। तो ये पॉजिटिविस्टिक स्कूल है। तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल ने सबसे पहले सोशल रिसर्च स्टार्टिंग की, या ये कह सकते हैं जो सिस्टमेटिक। देखो इससे पहले भी सोशल रिसर्च हो रही थी। यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इब्न खालदून, भाई जो कहा जाता है कि अगस्ट कॉम्ट आए, उन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया, यूँ कहिए सोशियोलॉजी। इसके पहले भी उन्होंने सोशियोलॉजी को नाम दिया था। जब हम लोग सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, स्पेशली बेसिक कंसेप्ट या व्हाट इज सोशियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, तब इसको बताएंगे। तो सोशियोलॉजी जो स्पेशली है, यदि सोशियोलॉजी की बात करें हम, तो अगस्ट कॉम्ट ने इसे सिस्टमैटिक साइंस के रूप में बिल्डअप किया। आई एग्री, बट सोशल रिसर्च का वर्क ऐसा नहीं है कि अगस्ट कॉम्ट से पहले हुआ ही नहीं। ऑफ कोर्स हुआ है। इब्न खालदून, कौन भूल सकता है इस बंदे को? भाई ये 14th सेंचुरी में वर्क कर रहा था, सोसाइटी में वर्क किया, प्रेजेंट पे वर्क किया। इसने क्या काम नहीं, बहुत कुछ किया इसने। इसके पूरी बायोग्राफी में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि सोशियोलॉजी को सिस्टमैटिक वे में सोशल रिसर्च के थ्रू बिल्डअप करने वाला सबसे पहला जो स्कूल हुआ, दैट इज पॉजिटिविस्टिक स्कूल। इस बात को आप माइंड में रख लीजिए, पेन से अपने पेपर पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो हम लोग सोशल रिसर्च स्पेशली कहें या सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग कहें, तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल से करते हैं। हालांकि इब्न खालदून का नाम भी आता है, जो मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है। कुछ इंडियन वॉरियर्स हुए हैं, उनका नाम ही नहीं है हिस्ट्री में। ऐसा सोशियोलॉजी के साथ भी है, क्योंकि वो अरब से आते थे, इजिप्ट से थे, उनका नाम नहीं है। यूरोसेंट्रिक इसको बोलते हैं। अब जब बात निकल ही रही है तो बता देते हैं। इस तरह से हिस्ट्री यूरोसेंट्रिक लिखी गई है, वैसे ही कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी में भी उसका आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा। हर सोशल साइंस के साथ एक प्रॉब्लम है, यूरोसेंट्रिक लिखा गई है।
यूरोसेंट्रिक है। तो यूरोसेंट्रिक होने का मतलब ही है कि आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट को पढ़ाया जाएगा। हालांकि इनके इस तरह के वर्क की वजह से इसको रिफ्यूट भी किया गया है, बट एनीवेज उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च में सबसे पहला पॉजिटिविस्टिक स्कूल हुआ, इसको माइंड में रखिए। और पॉजिटिविस्टिक स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी था, दैट वाज दैट वी विल बी covering the whole research under these yardsticks, and these are quantitative scientific objective based on natural laws. Our study would be on the basis of these points. Okay, the next school that came into existence, that was hermeneutic school, and in hermeneutic school we will be discussing about especially Bevo, Dilthey, इनको डिस्कस करेंगे, पार्सन, सभी को। बाकी के जो बाद में पॉजिटिविस्ट स्कूल के बाद जितने भी हुए सभी ने इंटरप्रिटेटिव मेथड को यूज किया। दुर्खीम ने हालांकि उस पर भी वर्क किया है, पॉजिटिविस्टिक सोच भी थी उनकी। किसमें बता सकते हो? सुसाइड। उन्होंने सुसाइड की स्टडी क्वांटिटेटिव है, तो यहां भी उन्होंने वर्क किया है, ऐसा नहीं है, बट इसके साथ साथ उसने कंपैरेटिव मेथड को भी यूज किया है। उसने कंपैरेटिव मेथड को भी यूज किया है, जिसको इंटरप्रेट किया है सब कुछ। तो हर्मेन्यूटिक में भी रखेंगे, लेकिन वो ऐसे कह सकते हैं दोनों के बीच में ब्रिज है। दुर्खीम दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है। उसका जो सुसाइड का बहुत फेमस स्टडी है दैट इज क्वांटिटेटिव, तो पॉजिटिविस्टिक नोशंस पे बिल्डअप है। तो हर्मेन्यूटिक स्कूल में सबसे मेनली जो हम जानते हैं दैट इज वेबर। ओके, ये मैंने स्पेशल आपको जो एक्स्ट्रा नाम बताया इनको आपको याद रखना है, लेकिन बेसिकली जो आपके लिए एक्चुअली CUT का कोर्स है, तो इसको हम लोग इतना ज़्यादा इंटरप्रेटिव नहीं बनाएंगे और ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि डीप में ना जाना पड़े और आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा यहाँ पे बेसिकली मोटिव आपको CUT PG के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं उन्हीं बातों को याद में रखकर कभी कभी रुक जाता हूँ बीच में कि ऐसा तो नहीं कहीं पे ऐसा हो जाए कि आप लोग उस बात को समझ ना पाए। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य जो है वो पहले पूरा होना चाहिए। तो वेबर को समझना है। इसमें मैंने एक नाम बताया आपको, इसमें आप एक याद नाम रखिए, पॉजिटिविस्टिक में कॉम्टे, अगस्ट कॉम्ट या कॉम्टे। इसके बाद पॉजिटिव हर्मेन्यूटिक स्कूल में आप याद रखिए वेबर को। बस इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना भी काफ़ी है। इनका नेचर क्या था? इन्होंने कहा कि जो हमारी स्टडी होनी चाहिए दैट शुड बी इंटरप्रेटिविस्ट। हर्मेन्यूटिक जो शब्द है ये हिस्ट्री से आया है और इसका अपने आप में इतना महान मतलब है कि इस पे कई बुक्स लिखी गई है। वेबर ने यूं कहिए कि हर्मेन्यूटिक पे पूरा बुक पढ़ा था, तब जाके हर्मेन्यूटिक को उसने सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। कई बुक्स पढ़ी उसने, बुक नहीं बुक्स पढ़ी। इंटरप्रेटिविस्ट स्कूल क्वालिटेटिव, प्लीज गेट दीज पॉइंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर योर CUT PG एंट्रेंस एग्जाम। यही वो टर्म्स है जिनको, इसलिए मैंने आपको की टर्म्स पे वीडियोस बनाई, 2 वीडियोस बनाई। मैं एक शॉर्ट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन सबसे मेन रीजन है ना कि आपको की टर्म्स जो है उनका बेसिक पता होना चाहिए। CUT PG यही रिक्वायर करता है, आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बट वास्तव में टर्म्स क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हर एक टर्म को आपको 2-2 बार 3-3 बार ही मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन आपको वो अंदर जाने चाहिए ताकि आप एक जो CUT PG का एस्पिरेंट होता ना वो बन पाए और साथ में अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। तो इंटरप्रेटिविस्ट स्कूल, देन क्वालिटेटिव, आपकी जो रिसर्च होगी दैट शुड बी नॉट क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टडी होनी चाहिए। वैल्यू रिलीवेंस, earlier I was talking about it, what it is value relevance. When I will be taking a separate lecture on Bebo, then I will tell you what is value relevance and value neutrality या value free social science. I will be talking about it all, value free, value neutrality, value relevance, and that is our research should be observative, it should be observation based. आप फिनोमेनाज को ऑब्जर्व करें, ग्राउंड पे जाके ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन किस में यूज होती है बताइए? मैंने की टर्म्स में आपको बताया है, इंडक्टिव मेथड, इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। आप इंडक्टिवली चीजों को देखिए,
और तैयार कीजिए, आगे की सोशल रिसर्च को फर्दर कीजिए और उसको उसके थ्रू अपना जो वर्क है या डेटा है उसको कलेक्ट करके अपनी थ्योरी दीजिए और आगे का जो रिसर्च पेपर है उसको तैयार कीजिए। एनीवेज, तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, कॉम्प्ट को बताया, वेबर को बताया, इन शॉर्ट बताया, इन शॉर्ट में ही बताया है, जो इस स्पेशली सोशल रिसर्च के लिए जरूरी था उतना ही बताया हूँ अभी। इसके अलावा हम लोग इस पर सेपरेट लेक्चर्स भी लेके आएंगे, सभी थिंकर्स को जब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में हो या यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्रिप्टली डिस्कस करेंगे। इन सबको देखने के लिए हमारे चैनल से आप बस जुड़ जाइए। यहाँ पे आपकी बेस्ट, मैं कहूँगा कि बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी CUT PG की। इसके साथ ही मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल बी टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको रिसर्च मेथड्स बताए थे, मैंने बताया था कि मेथड्स क्या होते, तो मैंने वहां पे बताया था कि मेथड इज नथिंग बट इट इज अ वे ऑफ डाटा कलेक्शन, वे ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करने के कुछ टाइप्स भी तो होंगे, तो उन्हीं टाइप्स को हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिसर्च मेथड के टाइप्स हैं, एक्चुअली इसको हम कई बेस पे इसका टाइपिफिकेशन कर सकते हैं, कई बेसिस पे इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन, जो हम लोग डाटा कलेक्ट करने वाले हैं उसका नेचर क्या है, उसके आधार पे सोशल रिसर्च कहें या रिसर्च मेथड्स हैं जो डाटा कलेक्ट करने के, वो दो टाइप के होते हैं। हमारे डाटा कलेक्ट करने के दो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यदि हम डाटा का नेचर देख रहे हैं तो उसके बेस पे रिसर्च मेथड में डाटा कलेक्ट जो किया जाता है उसके कितने टाइप्स हैं, दो। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब यही इसका फायदा होता है की टर्म्स को समझने का, कि मैं तुम्हें समझा चुका हूं इन चीजों को, तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि मैं नहीं बताता, आपको डायरेक्ट ही पढ़ाने लगता, तो आप कहते सर ने क्या पढ़ा दिया। इसीलिए मैंने सबको स्टार्टिंग में आपको समझाया, अच्छे से समझाया। अब आपको मुझे यदि मैं इसको इंटरप्रेट भी नहीं करूं तो भी आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव दैट कैन बी नंबर्ड, जिसको हम नंबर्स में गिन सकें, फैक्ट, इट इज फैक्ट बेस्ड। और क्वालिटेटिव जो सब्जेक्टिव हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। जो हमारा डाटा कलेक्शन होगा उसका नेचर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा। तो यदि हम नेचर देख रहे हैं डाटा कलेक्शन का, उसके आधार पे हमारा रिसर्च मेथड दो तरीके के होते हैं। यदि हम नेक्स्ट करें बेस्ड ऑन स्कोप, जो हमारा रिसर्च मेथड है उसका स्कोप क्या है, तो उसके आधार पे दो होते हैं। ये तो आपको आते ही हैं, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो इन द सेंस कि छोटी स्टडी करना। जो हमारा रिसर्च मेथड है उसमें सारे जो हमारे स्टेप्स है रिसर्च के, उन सभी को यूज ना करके कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको यूज करना, छोटे लेवल पे स्टडी करना, दैट इज माइक्रो। और मैक्रो होता है वाइडर, एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च शुड बी इंक्लूडेड एंड वाइडर क्षेत्र में कहें, यदि एरिया में कहें, वाइडर एक्सेप्टेंस हो उसकी, और विस्तृत एक डिस्क्रिप्टिवली एक जो रिसर्च की जाती है, दैट इज मैक्रो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या रिसर्च, सोशल रिसर्च। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा, यदि डाटा के नेचर की बात करें, ये डाटा कलेक्शन था, ये डाटा कि हम जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जो हम अपनी सोशल रिसर्च कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव। एक सेकेंड, लेट मी रिफिक्स इट। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या फ्रेंड्स, जो ये है इट इज नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इट इज नेचर ऑफ डाटा। जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। अभी ये दो टर्म्स आपको नहीं आए होंगे क्योंकि ये नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं आपको इनमें बड़े अच्छे से अभी हाल जस्ट आपको क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने अभी एक टर्म यूज किया था, या यूं कहिए कि एक स्टडी यूज की थी, दैट वाज दुर्खीम
स्टडी ऑफ सुसाइड, दुर्खीम्स स्टडी ऑफ सुसाइड। इसमें इसने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है, क्वांटिटेटिव। ये थोड़ा लेट चलता है पेन, मुझे लगता है वो वर्ड नहीं लिखा है इसलिए वो ऐसे हो जाता है। एनीवेज समझ में आ तो आपको आ ही रहा होगा, मैंने क्वांटिटेटिव लिख दिया है। उसने जो स्टडी की थी दैट वाज क्वांटिटेटिव। व्हाई, कैसे एंड क्यों। फ्रेंड्स उसने क्या किया था अपनी इसमें स्टडी में, उसने क्या किया था, यूरोप में कई कंट्रीज को उसने रेट ऑफ सुसाइड देखा था। वहाँ के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनमें जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वहाँ से रजिस्टर्स में से डाटा को कलेक्ट किया, सुसाइड का रेट देखा, सुसाइड कितने सुसाइड हुए उसको टाइम के बेस पे कई तरह के नोशंस को यूज करके, और नंबर्स में सबसे मेन चीज नंबर्स में कलेक्ट किया, नंबर्स में गिना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री में इतनी सुसाइड हुई, इस पर्टिकुलर रीजन में इतनी हुई, इस रीजन में ज़्यादा क्यों हो रही है, इस रीजन में कम क्यों हो रही है। कंपैरेटिव स्टडी की। क्या यूज कर रहा है, क्वांटिटी, काउंट कर रहा है नंबर्स को, सुसाइड के नंबर्स को काउंट कर रहा है, इसीलिए दैट वाज क्वांटिटेटिव। डाटा कलेक्शन कैसे किया उसने, क्वांटिटी में किया। वहीं पे स्कोप की बात करें तो क्या किया, एक ही कंट्री से नहीं किया, कई कंट्रीज से किया, तो दैट वाज मैक्रो। और सेम वही उसने ग्राउंड पे जाकर वर्क नहीं किया, बल्कि ऑफिस में से जाके वहां से डाटा कलेक्ट किया। किसी सोसाइटी में जाकर पर्टिकुलरली नहीं देख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे इतने लोग मरे हुए हैं, लोगों से पूछ रहा है, ग्राउंड पे जाकर वर्क नहीं किया। जो डाटा पहले से अवेलेबल था उसी की स्टडी किया, इसलिए सेकेंडरी डाटा। दुर्खीम की सुसाइड की जो स्टडी थी तो हम क्या कह सकते हैं, इट वॉज क्वांटिटेटिव मैक्रो एंड सेकेंडरी डेटा बेस्ड। समझिए बात को, ये बात पकड़ने की है, एक ही रिसर्च है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्वांटिटेटिव थी, मैक्रो लेवल पे थी, सेकेंडरी डाटा के द्वारा कलेक्ट की गई थी। अब सेकेंडरी प्राइमरी क्या होती है वो और मैं आपको समझा देता हूं, फिर इस वीडियो को आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे और आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। प्राइमरी डाटा वो होता है, मैं एक लाइन में आपको बताऊं, एक सेकंड इसको अच्छे से रब कर देने दो ताकि किसी भी तरह का ग्लिच नहीं आना चाहिए और कोई मिसकंसेप्शन आपके अंदर ना बैठ जाए, क्योंकि सीयूटी में आप फिर कहोगे कि सर ने तो ऐसे पढ़ाया था। तो किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन नहीं चाहिए, एकदम से हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। साफ क्यों नहीं हो रहा है भाई, एनीवेज अब सही चाहिए। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसको आप खुद स्वयं से जाके सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं, सीधी बात, इज शॉर्ट। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से अवेलेबल है, रिटन अवेलेबल है, ऑडियो है, ऑडियो है, वॉइस मैसेज में, किसी भी तरह से पहले से अवेलेबल है, आपको सोसाइटी में जाके डाटा कलेक्ट नहीं करना है। दैट वुड बी योर सेकेंडरी, दैट वुड बी योर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में जैसे आपका डायरी है, किसी की आपको डायरी मिल गई, न्यूज़पेपर आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, न्यूज़पेपर आपको पहले से अवेलेबल होते हैं। ऑफिस के रजिस्टर हो गए, जैसे दुर्खीम ने रजिस्टर यूज किया कि कहाँ पे कितना स्टडी हुई है। किसी को सपोज करो क्राइम पे स्टडी करना है और वो किसी पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ से रजिस्टर में देखता है कि कितनी एफआईआर इस महीने में आई, फिर इस महीने में कितनी एफआईआर आई, क्राइम रेट चेक कर लेता है। क्या है, सेकेंडरी डाटा के द्वारा हमने क्राइम रेट को डिसाइड किया है। हम कहीं पे ग्राउंड पे देखने तो नहीं गए कि भैया इस पर्टिकुलर सोसाइटी में कितनी रिपोर्ट लिखवाई है, किसने एफआईआर लिखवाई है, नहीं देखा मैंने, मैं सीधे रजिस्टर से निकाल लाया। दैट इज योर सेकेंडरी डाटा फॉर योर सोशल रिसर्च, एंड प्राइमरी डाटा इज नथिंग बट इट इज द डाटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अब भी आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप
उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका आंसर दे दूंगा अच्छे से। और तब भी यदि आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई नोशन यदि कोई मिसकंसेप्शन या किसी तरह का मिसलीडिंग नोशन, मिसलीडिंग कंसेप्ट आप में यदि जा रहा है, यदि आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो भी देखिए, तो उससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वॉच करके देख लीजिए। इसके अलावा नोट्स भी बना लीजिए, इससे नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपको CUT का जब एग्ज़ाम होगा, करीब होगा, तो वहाँ पर रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके साथ फ्रेंड्स मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को कि हमारा जो बैच है वो आ रहा है 16 तारीख से। 16 तारीख से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पेड बैच है, जिसकी हमने बहुत सी नॉमिनल फीस रखी हुई है। तो इसकी जो भी जानकारी है कमेंट्स में, जो 16 तारीख से हमारा बैच है, इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो हमारे नंबर्स पे संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। बट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप मिलेंगे, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। लाइव में आपकी जो क्वेरीज आएंगी मैं वहीं पे टैकल आउट कर दूंगा, उनका वहीं पे टैकल डाउन हो जाने से ये होगा कि आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो ज़्यादा क्लियर होंगे, अच्छे से आपको समझ में आएंगे। एनीवेज, तो वो सब आप कर सकते हैं, जल्दी से जुड़िए। और इसके साथ कोई भी क्वेरी है तो यहाँ नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग बट बी कॉन्टेक्टेड, जस्ट डू कॉन्टेक्ट टू अस फ्रेंड्स। इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है एग्जाम बट, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो सबसे पहले आए, आप तक पहुंचे और आपको उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही जो हमारे चैनल्स हैं इनको हमने बाइफरकेट किया हुआ है, तो इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे होगा कि आपको हम लोग अच्छे से सेवा प्रोवाइड करा पाएंगे, आप अच्छे से हमसे जुड़े पाएंगे। और इन चैनल में स्पेशली जो CUT PG का है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मेन चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जो है एग्जाम बट ऑफिशियल, उसमें आप जुड़िए। उसमें अभी मोस्टली 4.5K के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, उसके ज्वाइन किए हुए हैं लोग। तो जो रियल वाला है उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसके फेक भी मिल सकते हैं। एनीवेज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह की सोशियोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा पेड बैच जो आ रहा है उससे जल्दी से जुड़ जाइए, तो आपकी अच्छे से स्टडी होगी और हम आपको आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर कराएंगे JNU, BHU और हैदराबाद जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, स्टे ट्यून्ड विथ एग्जाम बट। If you are thinking about JNU and such type of another university, central university, then especially you should think about exam but. Bye bye. Thank you.